हैं प्रतापगढ़ जिले की बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में। आज हम जानेंगे कुछ सवालों का जवाब यहाँ के स्थानीय लोगों से। हमारे साथ जुड़ेंगे बाबागंज विधानसभा क्षेत्र के तीसरी बार विधायक और मौजूद में चौथी बार उम्मीदवार विनोद सरोज जी के प्रतिनिधि आनंद देव पांडे जी और क्षेत्र के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रमोद पांडे जी और विद्यालय के प्रबंधक काशीधर द्विवेदी जी, और हमारे साथ जुड़ेंगे युवा नेता सौरभ मिश्रा जी। आइए जानते हैं उनसे कुछ सवालों का जवाब। भाजपा का धार्मिक ध्रुवीकरण बनाम विपक्षी पार्टियों की जातीय गोलबंदी, कौन सा मुद्दा रहेगा आपके चुनाव में प्रभावी? इस बार चुनाव में विकास का मुद्दा रहेगा। जातिवादी एक जाति से या जातिवाद से कोई नेता नहीं बन सकता है। यहाँ तक अगर जातिवाद करने वाली सबसे छोटी पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, तो आदरणीय पत्रकार जी, हम इस चीज को आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जातिवाद से कोई नेता नहीं बन सकता है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता है। यही प्रश्न आपसे कि कौन सा मुद्दा रहेगा, जात की गोलबंदी रहेगी या धार्मिक ध्रुवीकरण? हावी कौन सा चुनाव मुद्दा रहेगा? यहाँ विकास का मुद्दा है। यहाँ न जात का मुद्दा है न पात का मुद्दा है। हाँ, यहाँ विकास का मुद्दा है। आप बताइए कौन सा मुद्दा प्रभावी रहेगा, जाति का या धर्म का? न यहाँ पर न तो जातिवाद का तो मुद्दा रहेगा ही नहीं। यहाँ पर विकास का मुद्दा रहेगा और धार्मिक भी थोड़ा बहुत मुद्दा रहेगा। यहाँ आपसे यही प्रश्न है, कौन सा मुद्दा हावी रहेगा, धर्म का या जाति का? कौन सा मुद्दा प्रभावी रहेगा, चुनाव में प्रभाव डालेगा? देखिए, न जात का रहेगा न पात का रहेगा। युवा को चाहिए, जो युवा बेरोजगार हैं उनको नौकरी चाहिए, ये रहेगा। और थोड़ा बहुत धर्म की भी आस्था लोगों के अंदर है, वो रहेगा। बढ़ी हुई महंगाई एक बड़ा प्रश्न है। आम आदमी की जिंदगी में महंगाई ने बहुत असर डाला है, लोग परेशान हैं। तो क्या ये बढ़ी हुई महंगाई से सत्तासीन बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी आने वाले चुनाव में? देखिए, सत्तासीन जो बढ़ी हुई महंगाई है, तो हम इस पे थोड़ा सा किसानों की तरफ भी आपको ले चलना चाहेंगे। जैसे महंगाई बढ़ी, लेकिन किसानों का उपज का भी दाम बढ़ना चाहिए था। जैसे किसान के गेहूं की फसल हुई, वो कैसे किसी तरह से अपने सांड और पशु से अपनी फसल को बचाए, धान की फसल को बचाए। लेकिन जो कई क्रेन तो लेकर गए किसान, वो किसान उस तौल के लिए वहां जूझे, और किसानों की ये जो इसका दाम बढ़ाने का था, इसको न बढ़ाकर उन जगहों पे दाम बढ़ाया गया। कहीं न कहीं इस पे सरकार को विफलता मिलेगी कुछ न कुछ। अब बताइए, महंगाई के मुद्दे पे भाजपा सरकार को कितनी मुश्किल बढ़ेगी आने वाले चुनाव में? बहुत मुश्किल बढ़ेगी इस सरकार को, इसलिए कि इन्होंने जो है धरातल पे कोई काम नहीं किया है, सब हवा हवाई में काम हुआ है इनका। अब बताइए, बढ़ती हुई महंगाई सरकार को कितना असर डालेगी चुनाव में? बढ़ती हुई महंगाई सरकार को काफी असर डालेगी, क्योंकि किसान यहाँ पर बहुत परेशान है। न तो उसका गेहूं बिक रहा है, और वैसे भी किसान जो है परेशान है महंगाई से, क्योंकि उसका जो है वो गेहूं नहीं बिक पा रहा है। अब बताइए, बढ़ती हुई महंगाई सरकार पर कितना असर डालेगी? बहुत ज्यादा असर नहीं रहेगा, चाहे कोई किसी की भी सरकार हो, थोड़ी बहुत महंगाई हर सरकार में बढ़ी थी। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, जिससे सरकारें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। विगत आपने देखा कि 15 सालों में प्रदेश में मायावती की सरकार थी, उसके बाद अखिलेश की सरकार रही, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी की सरकार रही। तो इसमें सबसे बेहतर कानून व्यवस्था किस सरकार में हम मानते हैं? इसमें बेहतर कानून व्यवस्था योगी जी के नेतृत्व में रही। कानून पे अपराधियों पर लगाम थे, जो अपराधी थे, जो माफिया थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। छोटे तबके के जो लोग थे, वो सारे लोग राहत की सांस लिए। अब बताइए नेताजी कि कौन सी सरकार बेहतर थी कानून व्यवस्था के मामले में? इस मामले में तो योगी सरकार अच्छी थी, बुलडोजर खुद चला। आप बताइए, कानून व्यवस्था के मामले में कौन सी सरकार आपको बेहतर लगी? कानून व्यवस्था में बीजेपी बेहतर। अब बताइए, अखिलेश, माया, योगी सरकार अच्छी थी कानून व्यवस्था में। कोरोना महामारी के दौरान सरकार का मैनेजमेंट, कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफी थी या सरकार चूक गई? सरकार की कौन सी मदद लोगों को आज तक याद है, या सरकार इस मामले में कहां तक सफल हुई या फेल हुई? सरकार कोरोना के मामले में विफल रही है। सही से लोगों को उपचार नहीं मिल पाया। ऑक्सीजन के लिए तड़पते थे लोग। अगर किसी की माँ को कोरोना हुआ था, वो हॉस्पिटल लेकर पहुंचा है, तो सरकारी हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं थी।
ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। अंतोगत्ता उस परिवार को हॉस्पिटल से रोते बिलखते हुए अपने परिवार वापस आना पड़ता। अब बताइए, कोरोना काल में सरकार पास रही है फेल? उसकी मदद लोगों को जो बहुत मिली? हद तक न फेल रही है न बहुत हद तक पास रही, क्योंकि जो डॉक्टर की टीम थी सब अपनी जान की परवाह कर रहे थे, सब मरने से डरते हैं। कोई मतलब वो नहीं चाहता कि हम अपना दूसरे के इलाज करने के चक्कर में हम मर जाए, इसलिए जो है। अब बताइए, कोरोना काल के दौरान सरकार फेल रही है पास? अपने जो उसको करना चाहिए तो उसने किया था कि नहीं कर पाई हो? काफी हद तक माननीय योगी जी ने मेहनत किया। अब ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि हर जगह जो है नहीं पहुंच पाए। अब बताइए, कोरोना काल में सरकार ने बहुत से कार्य किए, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। ये श्री राम मंदिर का निर्माण बीजेपी को चुनाव में कितना लाभ दिला पाएगा? इससे क्या उसको श्रेय मानते हैं कि बीजेपी की देन है मंदिर निर्माण? बीजेपी नहीं, इसमें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसको सम्मान रखते हुए मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें बीजेपी का तो हाँ, उनका यही था कि उनकी सरकार थी और सरकार में उनके रहते हुए काम लगा है, लेकिन इसमें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आप बताइए नेताजी, इस राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, बीजेपी इसको भुनाना चाहती है चुनाव में, इसको क्या श्रेय मानते हैं? किसको? नहीं, कुछ न कुछ तो बीजेपी का वो उसमें था, उनके सरकार में बन रही है मंदिर, तो कुछ न कुछ लोग उसको लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कोर्ट का मामला है तो कोर्ट उसमें कोई वो नहीं, लेकिन बीजेपी को लाभ मिलेगा थोड़ा बहुत। कोर्ट में बताइए, जी, कोर्ट ने आदेश दिया है। अगर आप ये देखते हैं कि अगर एक छोटे आपको हम लाने चाहेंगे ग्रामीण अंचल में, एक तहसील का मामला होता है, उसमें एसडीएम अगर कोई आदेश देता है तो उसमें लेखपाल, कानून वो तहसीलदार टीम लग के उस कार्य को निर्माण कराने में काम करती है। तो ये निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो सरकार ने मंदिर बनवाने का निर्माण किया। अब बताइए, श्री राम मंदिर का निर्माण बीजेपी सरकार में हो रहा है, बीजेपी सरकार इसको अपना श्रेय भी भुना रही कि हमने हमारे प्रयास से हो रहा है और इसको चुनाव में लेके आना चाहती है, इससे लाभ मिलेगा उसको चुनाव में? नहीं, बीजेपी सरकार का इसमें कोई श्रेय नहीं है। अब ये है कि उनकी सरकार है, उनके सरकार में फैसला आया राम मंदिर का, ये सही है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा इनको। अब बताइए, श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, बीजेपी इसको लाभ चाहती है चुनाव में, इसका लाभ इनको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था आज तक, और उसके बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बन रहा है, इसलिए इनको इसका लाभ इनको कम मिलेगा। नए कृषि कानून लाए गए, किसान आंदोलन चला और कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, और किसानों के लिए सबसे बड़े सरदर्द आवारा मवेशी। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कौन दोषी है? देखिए, आवारा मवेशी से भी ग्रामीण अंचल के हैं, किसान के बेटे हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हम शाम को निकलते हैं तो किसान अपने खेतों में लाठी डंडा लिए हुए अपने खेतों में रहता है। और सबसे चीज बड़ी, अभी आपको हमने पहले आपके प्रश्न में हमने बताया कि सरकार आपने जब महंगाई की हमसे बात किया था तो हमने यही कहा था कि अगर महंगाई उन्होंने को बढ़ाना था तो किसानों की उपज का भी दाम बढ़ाना था। किसानों की उपज का दाम नहीं बढ़ा, उसके बाद भी किसान को तार खरीद के लाना पड़ा अपने खेत की सुरक्षा के लिए। उसके बाद भी अपने खेत की रखवाली रात दिन ताक के कर रहा है, तब पर भी आवारा पशु उसको जो है नहीं बचने दे रहे हैं। आवारा पशु जो है हर खेतों में जाकर जो गरीब किसान अपने जो है पूरी तन्मयता के साथ अपनी मेहनत के साथ जिस फसल को तैयार कर रहा है, वो आज रात दिन अपना सिर्फ जानवरों से सुरक्षा के लिए अपने खेत में बिता रहा है। अब बताइए, आवारा मवेशी और कृषि कानून, इसको किसको दोषी मानते हैं? साढ़ तो दुनिया परेशान है, पहली बात तो जितना बेचारे बुढ़वा डांगर हैं, सब बेचारे साढ़ हकत हैं, थक जाता है कि फाड़ देता है। सरकार का दोष है? बिल्कुल दोष है, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। अब बताइए, आवारा मवेशी और कृषि कानून पे इनको बैकफुट पे आना पड़ा, वापस लेना पड़ा, और आवारा मवेशी किसको दोषी मानते हैं? सरकार को ही दोषी मानते हैं, बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार। अब बताइए। जी, बीजेपी सरकार को ही दोषी माना जाता है क्योंकि इन्होंने छुड़वाया और व्यवस्था इसकी नहीं बना पाई। सबका साथ सबका विकास, सबको सस्ता फ्री मकान, अनाज वितरण, क्या आप मानते हैं कि ये सब करके बीजेपी फिर से सत्ता में वापस आ सकती है? कहाँ सबसे सस्ता मकान मिल पाया है आपको? हम वही भी, आप आदरणीय पत्रकार हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप विभिन्न गांव में जाइए, आज भी जो बेचारा गरीब है वो आवास के लिए रो रहा है। आवास कहाँ? फ्री राशन बांट रहे हो। फ्री राशन तो एक चुनावी
वो था कि स्टंट था कि हमारी भूल बैग में बांट रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी के बैग लगे में जो है 25 को फ्री राशन दे रहे हैं हम। नहीं, इसका जो है ये बैग वाला तो चुनाव आयोग ने इस पे संज्ञान लिया, बैग वाला बंद हो चुका है। लेकिन ये जो फ्री राशन है इसको जनता तेल दिया गया ना और चना दिया गया फ्री मैं आपसे आदरणीय पत्रकार जी आपके समक्ष ये कहना और जबकि प्रति व्यक्ति के ऊपर जो है 8,000 रुपए का कर्ज भी आ गया है। एक आंकड़ा है कि कितने करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश घाटे में है, उतना कर्ज है, लेकिन तब भी फ्री सभी पार्टियों का एक ही नारा है, फ्री हम देंगे, मकान देंगे, आवास देंगे, फ्री ये देंगे वो देंगे। लाएंगे कहां से? इसकी क्वांटिटी कोई नहीं बता पा रहा, हम बनाएंगे कहां से? फ्री बांटेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि फ्री कह रहे हैं ना, किसान रात भर खेत में अपनी फसल ताक रहा है और उसको मिल क्या रहा है? 1 किलो तेल। 1 किलो तेल क्या उस परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 1 किलो तेल में उसका हो जाएगा? नहीं होगा। ये लुभावने वादे हैं। और रही बात जो है आपकी एक और प्रश्न की, क्या आपने किया था कि वो अनाज तो अनाज भाई किसान की फसल को साड़ चल रहा है तो आप लुभावने वादे दे रहे हैं। 1 किलो हम तेल दे रहे हैं, 5 किलो चावल दे रहे हैं, उसके बाद भी तो गरीब परिवार को मेहनत करने जाना पड़ रहा है। अब बताइए नेताजी कि ये फ्री अनाज वितरण, सबका साथ सबका विकास भाजपा ने नारा दिया है, ये इसको लाभ दिला पाएगा? नहीं, अनाज जो दे रहे हैं 5 किलो 10 किलो जो भी दे रहे हैं, हमें तो मिलता नहीं है, हम कभी लेने नहीं जाते। अनाज जो दे रहे हैं, अनाज से क्या होगा? हमको चाहिए रोजगार। आप बताइए, फ्री अनाज वितरण और सबका साथ सबका विकास भाजपा का नारा है, फ्री अनाज तो का मतलब कोई नहीं है। फ्री अनाज जितना 5 किलो 10 किलो 20 किलो दे रहे हैं, उससे ज्यादा तो सुन के साड़ खा जा रहे हैं। आप बताइए, कई स्कीमें उन्होंने लॉन्च की है फ्री की, और जो है साथ में सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास करें, ये बीजेपी को लाभ दिला? सबका साथ सबका विकास कैसे कर रहे हैं ये पत्रकार जी आप बताइए, आप भी तो हैं यहाँ के। जी। सबका साथ सबका विकास कैसे कर रहे हैं? नहीं, यही विजन लेकर वो मैदान में आई है चुनाव में सबका 2022। विकास हम नहीं मान रहे हैं कि सबका नौजवान विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं और अपने यहाँ प्रतापगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव की डेट भी आ चुकी है और करीब करीब सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार को भी घोषित कर दिया है। तो आप सबसे बेहतर प्रत्याशी अपने क्षेत्र से किसे मानते हैं और क्यों? हम सबसे अपने क्षेत्र के जो लगातार 15 वर्ष से विधायक हैं श्री विनोद सरोज जी, वो हमारे क्षेत्र के सबसे बेहतर प्रत्याशी हैं। जनसुलभ रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, सबके दुख दर्द में शामिल होते हैं और उनसे अच्छा नेता राजा भैया की पार्टी के हैं। वो राजा भैया से अच्छा नेता, विनोद सरोज जी से अच्छा नेता यहाँ की जनता को कोई नहीं मिलेगा और यहाँ की जनता उनको 90% मत देकर फिर से विधायक बना रही है। अब बताइए, सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन? आपके यहाँ सपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बसपा ने और कांग्रेस ने भी, और अब की लगातार चौथी बार विनोद सरोज जी फिर से मैदान में हैं। तो ये सबसे बेहतर प्रत्याशी क्यों? सबसे बेहतर प्रत्याशी इसलिए हैं कि माननीय विधायक जब सदन चलता है तभी ये हाउस लखनऊ जाने का काम करते हैं या क्षेत्र के विकास के लिए जाते हैं, चौड़ीकरण सड़कों के लिए, पानी टंकी जैसी सुविधाओं के लिए। हमारे बहुत से ऐसे विधानसभा क्षेत्र के परिवार हैं जिनको कैंसर और किडनी जैसी बहुत गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ता है, उन पैसा अलॉट करने के लिए माननीय लखनऊ जाते हैं। वरना अपने क्षेत्र में रह के अपने क्षेत्र की जनता के साथ सुख और दुख में जब भी उसने याद किया है उनके साथ खड़े। हमारे माननीय विधायक की सबसे एक और सुगमता ये है कि क्षेत्र का कोई भी आदमी अगर वो कथा सुन रहा है, पूजा सुन रहा है और माननीय विधायक को निमंत्रण दिया है तो उसके दरवाजे पे जाके उसके दरवाजे के शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी कहे जाते हैं और लोकप्रिय जो उनके नाम के पीछे शब्द लगा है, नाम के पहले लगा है लोकप्रियता, उन्होंने बाबागंज ने लोकप्रियता की मिसाल दिया है। एक एक शब्द जो लोकप्रिय लिखा गया है, एक एक शब्द वो खरे उतरे हैं और कभी अपने विधायक के रूप में नहीं, कभी विधायक के रूप में नहीं, अपनी जनता के पास एक सेवक के रूप में सदैव कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। जब भी जनता ने याद किया है एक सेवक के बाद उनके पास पहुंचने का कार्य विधायक बाबागंज करते हैं। अब बताइए, सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन आपसे क्षेत्र से? सबसे बेहतर प्रत्याशी माननीय विनोद सरोज जी हैं और उनका कोई लोहा लेने वाला है भी नहीं। आखिर क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि बराबर क्षेत्र में बने रहते हैं, सबके सुख दुख में उनकी सहभागिता रहती है, कभी भी किसी समय आप उनसे मिल सकते हैं। और नेता हैं, उनका पीआरओ फोन उठाता है,
बता देगा नेताजी नहीं है। ये तो रात के 10 बजे भी आप बुला लीजिए, तो जहां बुला लीजिएगा वो आ जाएंगे। सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन सा है प्रबंधक जी अपने यहाँ? सबसे बढ़िया प्रत्याशी अपने यहाँ विनोद सरोज हैं, क्योंकि ये लोकल के हैं और 15 साल से विधायक हैं। अगर न बढ़िया प्रत्याशी होते तो जनता इनको क्यों चुनती।